नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज से, जो कि काबुल एयरपोर्ट से आ रही है, जहां बाहर एक धमाके की खबर आई है। आपको बताएं कि पेंटागन के प्रवक्ता ने इस धमाके की पुष्टि की है। हालांकि धमाके में हताहतों की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी देने के लिए। कादम्बनी, आज दोपहर में ही यह खबर आई थी कि अलर्ट दिया गया है कि काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हो सकता है, और अभी धमाके की खबर आ रही है। क्या अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, अभी जो धमाके की खबर आई है, असल में पहले भी कई मीडिया जो रिपोर्टर हैं या फिर काबुल में जो मौजूद हैं विदेशी, उनके हवाले से आई थी, लेकिन अब ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है पेंटागन के प्रवक्ता ने, जॉन किर्बी ने, कि एक धमाका हुआ है। ये हामिद करज़ई एयरपोर्ट के ठीक बाहर धमाका हुआ है, एक होटल के करीब बताया जा रहा है कुछ वहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन इस धमाके में कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, इसका अभी तक कोई अंदाजा नहीं लग पाया है। इस बारे में कुछ देर में पेंटागन के जो अधिकारी हैं वो और जानकारी देंगे। हालांकि जैसा आपने बताया कि आशंका जताई जा रही थी, न सिर्फ अभी की बात है बल्कि खुद प्रेसिडेंट बाइडेन ने, उसके पहले वहां के विदेश मंत्रालय ने, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने ये बार बार खतरा जताया है कि वहां पर आईसिस का हमला हो सकता है, जो कि तालिबान के खिलाफ है। तो एक तरफ जहां पर अंदर एयरलिफ्ट किया जा रहा है, वहां से जो इवैक्यूएट होना चाहते हैं उनको, दूसरी तरफ यहां पर ये धमाके की खबर है। और जिस तरह की भीड़ आपने देखी होगी लगातार, जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं अफगानिस्तान से, एयरपोर्ट के बाहर काफी संख्या में, हजारों की संख्या में अफगान मौजूद हैं जो वहां से निकलना चाहते हैं। तो अगर पास में कोई धमाका हुआ है तो हो सकता है कि इसमें कैजुअल्टीज भी हों, लेकिन इस पर अभी साफ नहीं है अखिलेश की क्या हुआ है और किस तरह का ये धमाका है। बड़ा धमाका है ये जरूर कहा गया है, एयरपोर्ट के बाहर है ये जरूर कहा गया है, लेकिन इस पर अभी और डिटेल्स आने बाकी हैं। अखिलेश जी शुक्रिया कादम्बनी आपका। जैसे आपके पास अधिक जानकारी आती है हम आपके पास दोबारा आएंगे। अभी फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जैसा कादम्बनी जानकारी दे रही है, काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक धमाका हुआ है। और इधर अफगानिस्तान संकट को लेकर केंद्र सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक की, जिसमें मौजूदा हालात की जानकारी विपक्षी दलों को दी गई है। इसमें 31 दलों के 37 नेता शामिल हुए। बैठक के बाद विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात काफी गंभीर हैं, ऐसे में वहां से लोगों को वापस लाना ही सरकार की अभी फिलहाल प्राथमिकता है। We have brought back most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday, but definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point of time. Government is very, very strongly committed to ensuring the full evacuation as soon as possible. आप वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में, जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। बैठक में कांग्रेस ने इस्तांबुल से भारत आई अफगान डिप्लोमेट रंगीना कारगर का मुद्दा उठाया। रंगीना को दिल्ली हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक हुआ। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने माना कि उन्हें डिपोर्ट करना एक भूल थी। एक लेडी डिप्लोमेट महिला एमपी जिसको डिपोर्ट किया गया था, तो उन्होंने हो गया कहा ये हो गई गलती, ऐसा आइंदा नहीं होगा, इसका हम देखेंगे। और बाकी जो चीजें स्टूडेंट्स है या दिल्ली में या दूसरे और जगह, उन स्टूडेंट्स का हित भी देखा जाएगा। और जो अफगान सिटीजन्स यहाँ पर है उनके बारे में भी उनका हित देखा जाए। जो हमने 6-7 मुद्दे उठाए थे उनका उन्होंने रिप्लाई दिया है। अब आगे उस पर कितना अमल होता है देखेंगे। उधर लद्दाख दौरे पर गए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत आतंकवाद और विस्तारवादी नीतियों के पूरी तरह खिलाफ है। सीमा विवाद ना हो, इसके लिए सभी देशों को विस्तारवाद की नीति नहीं अपनानी चाहिए। हमारा दुनिया में यही संदेश रहता है कि सभी देशों को अपने अपने देश के अंदर विकास हो, लोकतंत्र मजबूत हो, सशक्त हो, लेकिन विस्तारवादी नीति नहीं होना चाहिए। और विस्तारवादी नीति के कारण ही सीमाओं पर विवाद होता है। भारत हमेशा विस्तारवादी नीति के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। दुनिया के अंदर आतंकवाद समाप्त हो,
इसका भारत हमेशा हिमायती नेतृत्व करता है। उधर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव आमने सामने हैं। अब खबर आई है कि छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेसी विधायकों को आज रात या कल सुबह तक दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दोपहर 3 बजे राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव पर निशाना साधते हुए कहा था कि 2.5 साल का राग अलापने वाले सफल नहीं होंगे। वहीं टीएस सिंहदेव ने आज कहा कि वर्तमान में तो बघेल ही मुख्यमंत्री हैं, आगे आलाकमान तय करेंगे। और हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने बात की टीएस सिंहदेव से, आइए सुन लेते हैं। हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी हैं। टीएस सिंहदेव जी, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस ने बहुत ही मजबूती के साथ सरकार बनाई। अब कई तरह की बातें सुनने को मिल रही, जिसमें एक है कि मुख्यमंत्री का जो है वो बदलाव होगा। आप क्या दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के? दावेदार बिल्कुल नहीं हम। 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में भी चुनी गई, एक बहुत बड़े बहुमत से चुनी गई, अप्रत्याशित बहुमत से चुनी गई। आज 77% एमएलए कांग्रेस पार्टी के हैं, 90 में हम 70 साथी हैं और ये एक साथ काम करते हैं जी। और आगे भी यही स्थिति रहेगी। ये 70 के 70 साथ में काम करेंगे। 70 के 70 मुख्यमंत्री हैं, 70 के 70 मंत्री। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहेंगे? मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेश बघेल नहीं, आगे भी वही बने रहेंगे? ये हाईकमान तय करता है। तो हाईकमान से आपकी उम्मीद है कि वो आपका नाम भी तय कर सकता है? ये हम उम्मीद नहीं रखते, हम तो काम करते हैं। आपके खेमे की तरफ से बार बार ये जानकारी आती है कि 2.5 साल हो गया भूपेश बघेल जी का, अब 2.5 साल के लिए आप बने। मेरा कोई खेमा नहीं, मैं एक परिवार का सदस्य हूं और उस परिवार का नाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो घमासान चल रहा है, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। देखिए, छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई में बहुत सारे उथल पुथल अब हो रहे हैं। जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 10 विधायक और 8:30 बजे की फ्लाइट लेकर दिल्ली जा रहे हैं। इससे पहले लगभग 3 से 4 विधायक 5:30 बजे और कुछ विधायक मंत्री सुबह वहां पर डटे हुए हैं। टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री वो वहां डटे हुए हैं। और जो और नई जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना होंगे और 3 बजे राहुल गांधी से मिलेंगे, यानी दूसरी बार मुलाकात करेंगे। कई लोग ऐसा कह रहे हैं, दोनों जो नेता हैं वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला नहीं है, सब मीडिया की उपज है। लेकिन अगर आप घटनाक्रम को देखेंगे तो जिस तरह से, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, आला नेताओं से मिलते हैं और वापस चले आते हैं, लेकिन कल जिस तरह से एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से कांग्रेस के नेता और जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन उसे कह सकते हैं, इसके फिर क्या मायने निकाले जाएंगे? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ऐसी कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। मुलाकात करते और वापस आ जाते, और फिर इतने सारे जो नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, कई मंत्री दिल्ली में हैं, इसकी क्या वजह है? तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा उथल पुथल होने वाला है। जो 2.5 साल का फॉर्मूला है, इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि सितंबर के पहले हफ्ते में छत्तीसगढ़ में आप कोई फैसला देख सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, या अगर चीज़ें यथावत भी रहनी है तो कुछ बातें ज़रूर सामने निकल कर आएंगी आने वाले कुछ दिनों में। जी, बात करते हैं बंगाल की, जहां 7 विधानसभा सीटों पर जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर टीएमसी के 5 सांसदों ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। उधर बीजेपी का कहना है कि कोरोना के चलते बंगाल में चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। अगर 5 नवंबर तक चुनाव नहीं हुए तो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे टीएमसी के 5 सांसद सुखेंदु शेखर राय, सौगत राय, सजदा अहमद, जवाहर सरकार और महुआ मोइत्रा। इन सांसदों ने पार्टी की ओर से आयोग को ज्ञापन दिया कि बंगाल में खाली हुई 7 सीटों पर जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए। चुनाव आयोग मुख्य चुनाव अधिकारी में थे, सब कोई नहीं, उन्होंने यही कहा कि हमारा काम तो है चुनाव कराना, चुनाव रोकना नहीं। लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ है। 7 विधानसभा क्षेत्रों में 1 सीट भवानीपुर भी है, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ना चाहती है। ममता को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए जरूरी है वो 5 नवंबर तक विधानसभा की सदस्य चुनी जाए। पिछला चुनाव में बोला जा रहा था कि कोविड का टाइम है, इसमें कोविड इफेक्टिव है ज़्यादा, तो 3 को एक साथ चुनाव करा दो। अभी फिर चुनाव कराने, तो इनको अपने मुख्यमंत्री को चुनाव में जीतवाने के लिए मुख्यमंत्री फिर से बन जाए,
इसके लिए ये सारा नाटक हो रहा है। ममता बनर्जी 213 सीट जीत के मुख्यमंत्री बनी है। बीजेपी को हरा के उनके मुंह पे एकदम रगड़ के हम लोग कोयला घिस के फिर बने मुख्यमंत्री। हालांकि ये सही है कि अप्रैल की तुलना में बंगाल में कोरोना मरीजों की तादाद काफी कम हो गई है। बावजूद इसके अब फैसला चुनाव आयोग को करना है कि बंगाल में चुनाव कब करवाने हैं। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। बीजेपी चाहती है चुनाव टले, इससे ममता की कुर्सी संकट में पड़ेगी। आखिर 6 महीने के भीतर उन्हें सदन की सदस्यता जो लेनी है, जबकि टीएमसी चाहती है कि बंगाल में जल्द से जल्द चुनाव हो। इससे ममता मुख्यमंत्री बनी रहेगी। नई दिल्ली में हिमांशु शेखर और अश्विनी मेहरा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।